ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के 35 साल पहले 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेतृत्व में, उनके प्रभुत्व में न्यू दिल्ली जो कुछ भी हम कहते हैं, दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, भारत की राजधानी। तो ये मोमेंट, ये क्षण जिसमें 23 दिसंबर 1912 को वाइसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग और उनकी पत्नी विनीफ्रेड ने ब्रिटिश इंडिया की नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग और उनकी पत्नी विनीफ्रेड दोनों ने उस वक्त 1912 में हमारे देश के गवर्नर हुआ करते थे, ब्रिटिश गवर्नर चार्ल्स हार्डिंग और उनकी पत्नी दोनों ने 23 दिसंबर 1912 को ब्रिटिश इंडिया की नई राजधानी दिल्ली में भव्य प्रवेश किया और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भारत की विभिन्न रियासतों के शासकों से अभिवादन स्वीकार करने के बाद वायसराय हाथी पर सवार होकर लाल किले की ओर जा रहे जुलूस में निकले। जब ये भव्य प्रवेश हुआ नई दिल्ली में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, चार्ल्स हार्डिंग उस वक्त वायसराय थे, जिसे हम राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, जैसे कि भारत के आखिरी राष्ट्रपति या वायसरॉय कुछ भी कहो, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और उनके हाथों से हमें आज़ादी मिली थी। तो कई रियासतें ये क्षण जब हुआ, जब भव्य प्रवेश हुआ, तो दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन थे वहाँ पर भारत की कई रियासतें यानी राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे उस वक्त। तो शासकों से अभिवादन स्वीकार करने के बाद वायसराय, जो राजा महाराजा खड़े थे सारे के सारे रजवाड़े के, और भव्य प्रवेश हो रहा था एक पावरफुल सियासत का, जो थी ब्रिटिश सियासत। तो इस तरह वायसरॉय का हाथी पर सवार होकर, ऐसा नहीं कि क्योंकि उस वक्त ऐसा था, आजकल तो पूरा का पूरा काफिला होता है कोई भी सेलिब्रिटी का, जिसमें टाऊ वाऊ 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 करती करती सायरन बजा कर आती है सिक्योरिटी के साथ। तो हाथी पर सवार होकर लाल किले की ओर जा रहे जुलूस में निकले और इस जुलूस में उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई, वायसरॉय को, उस अंग्रेज को। उनके संस्मरण यानी उनकी बायोग्राफी कहो या उनकी किताब कोई, माय इंडियन ईयर्स से पता चलता है कि उन्होंने इस अवसर पर अपनी पत्नी विनीफ्रेड से कहा, ये जो अवसर हुआ नई दिल्ली नई राजधानी में भव्य प्रवेश हुआ, इस मोमेंट पर उन्होंने अपनी पत्नी जो विनीफ्रेड थी उनसे कहा, वो मैं आपके सामने शब्द सह प्रस्तुत करता हूँ, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। उन्होंने कहा उनकी पत्नी से, मुझे लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, उन्होंने अपनी फीलिंग वाइफ से शेयर की उन्होंने। और ये माय इंडियन ईयर्स में यानी मेरे भारतीय वर्ष ऐसी कोई किताब लिखी गई है उन पर, वहाँ से ये बात ली गई है। उनका संस्मरण यानी यादगार सब कुछ उस पर लिखी, बायोग्राफी नहीं है लेकिन उनकी एक यादगार। कोई भी बड़ी विभूति होती है ना दोस्तों, वो लेखन बहुत करती है और किताबें ज़्यादा पढ़ती है, इसलिए तो वो इतनी बड़ी नॉलेज होती है उनके पास, सोचने के कई तरीके होते हैं उनके पास। तो इस तरह उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने अपनी पत्नी से कहा था उस वक्त जब मेरी ये प्रवेश हुआ, भव्य प्रवेश,
कि मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है और लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। अब आप पूरी कहानी सुनना, ये क्या होने वाला है। पत्नी विनीफ्रेड ने जवाब दिया कि आप बस थक गए हैं और आपको हमेशा ही तामझाम नापसंद रहा है। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़े बड़े प्रसंगों में जाना मेरी तरह पसंद नहीं होता है। मुझे भी एक अच्छे से अकेले टाइम बिताना अच्छा लगता है, मुझे वो प्रसंग जैसा लगता है मेरे लिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जब कोई प्रसंग होता है तो उसका उत्साह, जैसे कि कोई शादी ब्याह होता है तो उसका उत्साह एक अलग प्रकार का होता है प्रसंग के मामले में। तो इस तरह उनको, वायसरॉय को, चार्ल्स हार्डिंग को इस तरह का तामझाम और जहाँ पर तालियां बज रही है और पब्लिक पूरी की पूरी खड़ी है, ऐसे माहौल में उनको हमेशा की तरह अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह का जुलूस निकला था। नई दिल्ली में उन्होंने देश की राजधानी को शिफ्ट किया था कलकत्ता से नई दिल्ली में। तो जोसेफ मैकविड ने फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर नाम की एक किताब लिखी है। उसमें ये भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जीवनी है। ये फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर नाम की भारत के एक क्रांतिकारी रह चुके, उनका नाम था रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बंगाली बाबू। इस तरह का ये भी रास बिहारी बोस जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे, उन पर किताब लिखी है जोसेफ मैकविड ने, फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर। आप अगर पढ़ना चाहते हो, शायद ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में होती है, तो ये भी इंग्लिश में है। उन्होंने अपनी किताब में, मैकविड लिखता है इस क्रांतिकारी की जीवनी पर जो किताब लिखी है उसमें, अब किसी की जीवनी लिखते हैं तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में, और दूसरी चीज, ब्रिटिश हुकूमत तो थी लेकिन उसको हटाने के लिए, उनको नेस्तो नाबूद कर, उनको वापस अपने देश भेजने के लिए, यानी भारत को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे। तो ये सारा का सारा जो सरकमटेंसेस थे उस वक्त का समय था, उसके हिसाब से क्रांतिकारी भी, ये जो भव्य प्रवेश हुआ न्यू दिल्ली में, इसमें थोड़ा कहानी तो रिलेट करती है किसी भी चीज़ की, समय के मामले में देखा जाए तो मैकविड लिखता है कि कड़े सुरक्षा उपायों के बीच जो जुलूस निकला था, उस जुलूस ने स्टेशन और किले के बीच की लगभग आधी दूरी तय कर ली थी। ये जो जुलूस निकला था वायसरॉय का हाथी पर सवार होकर, उसमें जुलूस ने स्टेशन और किले के बीच, दिल्ली का स्टेशन था रेलवे स्टेशन, वहाँ से किले के बीच मिडल में यानी मध्य में आ चुके थे, मध्य तक दूरी तय कर ली थी। इस जुलूस ने सड़क के किनारे और आसपास की इमारतों की खिड़कियों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। शोर ऐसा था कि कानों को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ डीजे बजता है, कान में जाकर बोलना पड़ता है, भाई ऐसा है, सब कुछ बोलना पड़ता है ना। तो इस तरह का जुलूस पूरा का पूरा निकला था और अंग्रेज वायसरॉय नई दिल्ली में भव्य प्रवेश हो रहा था। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ उस वक्त क्या हुआ था, वो शब्द मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में, वो शब्द चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके दिमाग को नेविगेट करना चाहता हूँ, जैसे हम मोबाइल को नेविगेट करते हैं। वो मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में। अच्छा एक्सपीरियंस मिला आदमी को, ऐसे नहीं कि भाषण देकर चला गया, ऐसा नहीं, कुछ जानने को मिले। ऐसी भी फिलोसॉफी भी नहीं मारनी है वीडियो में बड़ी बड़ी, जैसे कि कोई शायर कहता है, इस तरह फिलोसॉफी, बस अपनी जो कहानी है, जो आप कहना चाहते हो, सीधे सीधे कह दो और अच्छे से उसके दिमाग में उतर जाए। बस यही प्रयत्न मेरा रहता है, बाकी कुछ नहीं।
और मैं ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ कि कोई मेरा वीडियो देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। ये तो मेरे पास टाइम होता है। और मैं शायद जब मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया 2019 में, तब से मेरे पास इंटरनेट यानी मोबाइल आया। उस वक्त जियो का था, कीपैड फोन आता था ना, वो 800 रुपये में लाया था मैं। तो उसमें जो कुछ भी वेबसाइट आती थी तो मैं पढ़ने का थोड़ा शौक था। वो नहीं जो अभ्यासक्रम में सिलेबस में होता है, वो नहीं, कुछ अन्य किताबें पढ़ना, क्योंकि इंटरेस्ट पड़ता है मुझे इस तरह के। तो इंटरनेट पर जो कुछ भी आता है तो वो पढ़ता था, उसके कारण पढ़ाई में शौक लग गया। और अब मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे भी ये पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए, बातें कुछ भी चर्चा करनी चाहिए। तो इस तरह मैं करता हूँ, और मैं अपने लिए करता हूँ, नहीं कि दूसरे के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करता हूँ कि सब कुछ अपने लिए ही करो, लोगों को भी कुछ जानने को मिले। पब्लिक रखता हूँ वीडियो, चाहूँ तो प्राइवेट रख सकता हूँ, लेकिन नहीं रखता। तो आपको पसंद आते हो देखो, बाकी कोई नहीं। तो इस तरह का माहौल था दोस्तों, जिसमें सुरक्षा भी थी। पूरा का पूरा जुलूस तो कैसा होता है आपको पता है, हाथी पर सवार होकर, जिसमें पूरा वो राजा वायसरॉय हाथी पर सवार था। सड़क के अगल बगल पूरे के पूरे लोग, आजकल नहीं जुलूस निकलता है नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का, उस तरह का माहौल था। तो वायसरॉय और उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हाथी पंजाब नेशनल बैंक की इमारत के सामने से गुजरा, वायसरॉय और उनकी पत्नी दोनों की अंबाड़ी कहते हैं उसे, हाथी पर जो जुलूस निकलता है उसे। तो उनकी पत्नी और वायसरॉय चार्ल्स, जो क्या नाम था उनका, चार्ल्स हॉर्डिंग और उनकी पत्नी जेनिफरेड दोनों सवार थे उस जुलूस में हाथी पर। तो पंजाब नेशनल बैंक थी वो उस वक्त का सीन है दोस्तों। तो आपको मैंने भी, मेरी तरह आपने भी कोई दिल्ली नहीं देखा होगा, शायद आपने देखा हो तो धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी उस वक्त वहाँ हाथी पर सवार होकर दोनों पति पत्नी सवार थे। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो बिल्डिंग थी उसके सामने से गुजरा ये पूरा का पूरा जुलूस। तो अचानक ओहदे यानी हाथी की सवारी का मंच, जो हाथी की सवारी का मंच होता है, यानी हाथी पर कोई घोड़े की तरह नहीं बैठते हैं वो लोग, उस पर पूरा का पूरा जो गाड़ी में हम बैठते हैं ना, उस तरह का कैबिन रखा हुआ होता है, उसे ओहदे कहते हैं हिंदी में। हाथी की सवारी पर जो होता है, तो उस ओहदे में यानी उस कैबिन में बैठे थे वो। तो हाथी के ओहदे के यानी उस कैबिन के पिछले हिस्से में कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कि मैं ये बैठा हूँ और मेरे पीछे, ठीक पीछे कुछ गिरने की आवाज आती है। तो ये थोड़ा एक प्रकार का ध्यान को आकर्षित करने वाला मोमेंट होता है। तो इस प्रकार का हुआ, और पल भर बाद एक जोरदार धमाका हुआ, बम धमाका हुआ दोस्तों। धमाके की आवाज मीलों तक सुनी गई, और ये बम विस्फोट भी होगा। तो वायसरॉय की पत्नी, अब अंग्रेज जो लेडीज होती है ना, वो बहुत डरपोक होती है दोस्तों। हमारी रानी लक्ष्मीबाई की तरह नहीं होती है, वो बहुत डरपोक होती है। तो विनीफ्रेड जोर से आगे गिरी, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई, वो आगे गिर गई। ऐसा धमाका हुआ, क्या हुआ यार, एकदम इतनी सिक्योरिटी है फिर भी। तो वायसरॉय हार्डिंग को पहले तो एहसास ही नहीं हुआ कि वह घायल हो गए हैं। क्या बात है, उनको एहसास भी नहीं कि वो घायल हो गए हैं। बाद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने पीठ पर बहुत जोर से मारा हो और ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया हो। अब उनको महसूस हुआ ऐसा, जैसे कि किसी ने उनकी पीठ पर बहुत जोर से मारा हो। यानी जब धमाका होता है ना, आप सोचो, आप शांत वातावरण में बैठे हो
ऐसे ही बांकड़े पर बगीचे में। और ठीक आपके पीछे वो क्वालिटी बॉम्ब आता है ना, वो बम लेकर फूटता है, तो आपको कैसा होगा कि किसी ने मुझको पीठ पर किसी ने कोई मुक्का मारा, ऐसा ही लगेगा ना। इस तरह वायसरॉय को भी हुआ और खोलता हुआ पानी डाल दिया, ऐसा गर्मी महसूस हुई मतलब। तो हार्डिंग की पीठ पर लगभग 4 इंच गहरा घाव हुआ था। 4 इंच गहरा घाव हुआ था, घाव जैसे कि कोई गोली लगती है उस तरह का। तो जहां से खून बह रहा था, खून उनको महसूस भी नहीं हुआ था, फिर भी ऐसा उनको था, हुआ ऐसा। 4 घाव गर्दन के दाहिनी और एक दाएं उल्हे पर था। उल्हा आता है ना वो पिछवाड़े का, उस पर भी घाव था। तो ओहदे की यानी जो केबिन था उसकी सिल्वर प्लेटों की बदौलत हार्डिंग घातक चोटों से बच गए। वो सारी की सारी सिल्वर प्लेट थी, उसके कारण वो हार्डिंग वायसरॉय थे, चार्ल्स हार्डिंग, वो घातक चोट आनी थी उससे बच गई, सिक्योर प्रोटेक्शन मिल गया उस प्लेटों के कारण उनको। तो जोसेफ मैकविड ये सब कुछ लिखते हैं क्रांतिकारी की बायोग्राफी में। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखते हैं कि विस्फोट की तीव्रता से वायसराय का हेलमेट टूट गया था। वायसराय का अगर हेलमेट नहीं होता तो वह निश्चित रूप से विस्फोट से मारे जाते, क्योंकि जब दिमाग में लगता है तो आदमी मर जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जब बाइक पर हो तब हेलमेट जरूर पहनिए। कहीं पर भी अनहोनी हो सकती है, और जो कुछ भी होता है वो पहले से कहकर नहीं होता है। अगर कहकर होता है तो हम पहले से चौंक जाते हैं, तो इस तरह होता है। अगर हेलमेट न होता तो वो अंग्रेज मारा जाता। मेरे लिए तो खुशी की बात है, अंग्रेज मरते हैं तो मुझे तो खुशी मिलती है दोस्तों। तो इस धमाके में वायसराय का एक नौकर भी मारा गया और दूसरे के कान के पर्दे फट गए। जैसे मैंने कहा उसी तरह आप बेंच पर बैठे हो किसी बगीचे में और बम लेकर, क्वालिटी बम आता है ना सुतली से बना हुआ, उसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ होता है और बम लेकर फटता है तो वो आवाज करता है, और उसके कारण कान के जो पर्दे होते हैं वो टूट भी जाते हैं, फट जाते हैं, बम लेकर होता है। तो इसके अलावा बम के टुकड़ों से कम 20 लोग घायल हुए दोस्तों। और परेड जो थी, जुलूस था, परेड देखने के लिए सड़क पर बैठे एक 16 वर्षीय लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, तुरंत ही मौत हो गई जैसे धमाका हुआ। तो इस तरह दोस्तों धमाकेदार एंट्री हुई थी अंग्रेज की राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। धमाकेदार यानी ये ऐसा संकेत था अंग्रेजों के लिए कि अब आप दिल्ली पकड़ी तो है, राजधानी तो शिफ्ट की है, लेकिन अब आपका धमाका होने वाला है, क्योंकि क्रांतिकारी और आज़ादी के लिए प्रजा आज़ादी की मांग कर रही। ये देखो आज़ादी है, आपको लगा होगा कि ये कितना सेफ बैठा है। और ये सब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जोसेफ मैकविड ने, जिसमें तीव्रता से वो सब कुछ विस्फोट हुआ और उनका हेलमेट भी गिर गया। अगर हेलमेट ना होता तो मारा जाता वो अंग्रेज। तो क्रांतिकारियों के लिए एक अच्छा आनंद मिलता, क्रांतिकारियों को जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, कि एक तो गया, ठाकुर तो गया, यानी वायसरॉय यानी ऊंची पोस्ट होती थी उस वक्त। तो 20 लोग तो घायल हुए परेड देखने के लिए जो बैठे थे, उसमें से 16 वर्षीय एक लड़के की मौत, जब धड़ाका हुआ उसी वक्त मौत हो गई, तुरंत ही। हाथी और महावत को काफी हद तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा हाथी को, क्योंकि वहां पर कड़ी सुरक्षा होती है। जब कोई सेलिब्रिटी होती है तो वहां पर तो कड़ी सुरक्षा होती है, इसलिए वहां पर जाना और विस्फोटक लेकर जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको तो कोई असर नहीं हुई, मतलब हाथी पर जो सवार थे वायसरॉय तो मर जाता, लेकिन महावत जो हाथी चलाता है, हाथी को ड्राइव करता है, ड्राइवर हाथी का, उसको कुछ नहीं हुआ।
लेकिन डर के मारे हाथी ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अब वो दोस्तों ट्रेंड हाथी होता है, ऐसा नहीं कि कुछ हमारे यहाँ हाथी आते और वो अपनी सूंड लेकर किसी को भी उलाड़ कर पड़ते करते, ऐसा नहीं। वो डर के हाथी घुटने टेकने से इनकार कर दिया। घायल वायसरॉय हार्डिंग को हाथी से नीचे उतारने के लिए लकड़ी के टोकरे का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यार लकड़ी का टोकरा आता है ना, वो हमारे यहाँ यूज होता है, किसान यूज करते हैं कुछ माल उठाने के लिए। मैं भी यूज करता हूँ, मैं किसान हूँ, आपको पता ना हो तो अभी अभी शुरू होने वाला है उसका उपयोग। जब सरसों की कटाई हो गई है और मेरे आंखों के सामने है कटाई, सारी की सारी कटाई हो गई है, और जब थ्रेसर आएगा कंबाइन तो उसमें से फिर हाथों से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रॉली नहीं है, ट्रैक्टर है ट्रॉली नहीं है। तो देखा जाए वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से मैंने ये कह रहा था मैं कि वो टोकरी आती है ना, वो बांस में से बनाई जाती है, उसका इस्तेमाल किया गया था उनको नीचे उतारने के लिए, वायसरॉय हार्डिंग को, चार्ल्स हार्डिंग्स को। तो इस तरह का सब कुछ हुआ, जिसमें बम विस्फोट हुआ, जुलूस था। वायसरॉय यानी न्यू दिल्ली में उनकी शिफ्ट कर रहे थे वो राजधानी को। इसके बाद जो जांच शुरू हुई उसका जिम्मा डेविड पैट्री को सौंपा गया। इसकी जांच करने का जिम्मेवारी डेविड पैट्री को, उनके अधिकारी होंगे उनको। तो जांचकर्ताओं की प्रारंभिक सहमति यह थी कि हमले में इस्तेमाल किया गया बम पंजाब नेशनल बैंक की इमारत से फेंका गया था। ये वो बम नहीं था, टाइम बम नहीं था, वो ऐसे निकाल कर फेंकते हैं ना, उसको अस्त्र बोलते हैं। और जो फेंकने, अस्त्र शस्त्र कहते हैं ना, उसमें जो फेंकने की चीज आती है उसको अस्त्र कहा जाता है, और जो घा मारने की चीज होती है उसको शस्त्र कहते हैं। तो इस तरह का उस बम का इस्तेमाल वो पंजाब नेशनल बैंक की जो इमारत थी वहां से फेंका गया था। वारदात की जगह की, जहां पर ये घटना घटी उसको वारदात कहते हैं, यानी घटना की भूमि, उसको वारदात कहते। तो वारदात की जगह यानी ये जो घटना घटी उसकी जगह निरीक्षण से पता चला कि बम बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बंगाल में पिछले 2 हमलों से इस्तेमाल किया गया था, बम वैसा ही था। अब जोसेफ मैकविड के मुताबिक, जिन्होंने किताब लिखी है, वो स्थानीय पुलिस ने बैंक से बाहर आते जाते लोगों से पूछताछ शुरू की। उनके जोसेफ मैकविड के अनुसार, उनके मुताबिक कि लोकल पुलिस ने बैंक से बाहर आते जाते लोगों से पूछताछ शुरू की। वह बताते हैं कि घटना स्थल पर यानी वारदात पर महिलाओं की तलाशी के लिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से महिला नर्सों को लाया गया था। अब ये जो वारदात हुई पूरी की पूरी, उसमें महिलाओं की तलाशी के लिए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से महिला नर्स जो आती है ना, उनको लाया गया था एम्बुलेंस से, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पुरुष महिलाओं के वेश में न हो, कोई भी पुरुष महिलाओं के वेश में न हो, इसलिए एम्बुलेंस से लाया गया था। तो हमले के बारे में दूसरे शहरों में तार भेजे गए। हमले के बारे में शहर से बाहर, दिल्ली से बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर दी गई। वहां पर जासूस पूरे शहर में फैल गए, उनके जासूस। जांचकर्ताओं ने हमले से पहले और बाद के दिनों में आसपास के डाक खानों से भेजे गए, प्राप्त किए गए हजारों टेलीग्रामों की समीक्षा की। यानी सब कुछ रिसर्च करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है कि कैसे हुआ ये सब कुछ, उसके क्लू तो मिलना चाहिए ना, कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना कि ये सब कुछ ऐसे हुआ, ये साजिश कैसे रची गई और किसके द्वारा रची गई,
ये सब कुछ जांच करनी पड़ती है उनको, और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी दूसरा नहीं। पुलिस ने अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, पेशावर, शिमला, हैदराबाद, इंदौर, मेरठ, कराची, यहाँ तक कि फारस की खाड़ी, यहाँ तक आबादन जैसे शहरों में से 100 से अधिक अलग अलग जांच, निगरानी अभियान और गिरफ्तारियां की। ऐसी राजाओं को तो कई बार मारा जा चुका है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कई लोगों को ठोक दिया है जब बुरा बर्ताव करते हैं तब। लेकिन साजिश में अब भी पर्दा नहीं उठा है कि यह कैसे हुआ। जांच का नेतृत्व करने वाले, मतलब टीम का नेतृत्व करने वाले डेविड पैट्री की उम्मीद टूटने लगी थी कि अब कुछ एविडेंस जमा नहीं हो रहे हैं, कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, फिर क्या करूंगा मैं। तो उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। फिर अचानक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ गई। जैसे कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी होती है तो उनके लिए जानकारी दोस्तों सोने जैसी होती है, क्योंकि जानकारी से वो सारा का सारा एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके विश्लेषित करके समझते हैं सब कुछ कि कैसे हो सकता है ये। तो इसमें शनिवार 17 मई 1913 को 8:30 बजे जिमखाना लाइब्रेरी के कर्मचारी राम पदरथ आखिरी डिलीवरी के साथ निकले। 17 मई 1913 को, आज़ादी के 34 साल पहले 8:30 बजे जिमखाना लाइब्रेरी जो थी उसके कर्मचारी, उनका नाम था, वो तो मर चुके होंगे शायद, राम पदरथ आखिरी डिलीवरी के लिए साथ निकले। उनके हाथ में था लाइब्रेरी के सचिव मेजर सदरलैंड के लिए किताबों का एक पार्सल था उनके हाथ में, राम पदरथ के हाथ में। मैकबीड आगे लिखता है, ये सब कुछ मैं जो लेकर आता हूँ ना, वो किताबों से लेकर आता हूँ, पूरे एविडेंस के साथ लेकर आता हूँ। ऐसे नहीं कि मन गढ़ंत कहानियां लेकर आता, ऐसे नहीं, झूठ नहीं फैलाना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर नहीं जानी चाहिए, और इसका मैं पालन करता हूँ, नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को अच्छा बनाने के लिए बड़ी बड़ी फिलोसॉफी मारे और लोगों को पसंद आए, ऐसी बातें ऐसी ज़रूरी नहीं है। सच्ची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये ज़रूरी होता है। तो राम पदरथ वो निकला लेकर सारी की सारी किताबें। तो मैकबीड आगे लिखता है कि लॉरेंस गार्डन उसका मैदान, उसके किनारे किनारे अपने लॉज की ओर जाते हुए पदरथ ने यूरोपीय अधिकारियों के ओपन एयर बार की ओर चक्कर लगाने का फैसला किया। लॉरेंस गार्डन और उसका मैदान, और मैदान के किनारे किनारे अपने लॉज की ओर जाते हुए, यानी अपने लॉज यानी खाने पर जाने के लिए लॉज कहते हैं उसे, वहां जाते हुए पदरथ जो थे लाइब्रेरी वाले, उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे उनके ओपन एयर बार का पता होगा आपको, शराब पीते वहाँ पर, तो बार की ओर चक्कर लगाने का फैसला किया कि यहाँ पर बाहर की ओर मैं चक्कर लगाता हूँ। राम पदरथ ने ये निर्णय लिया। यहाँ पर यूरोपियन ऑफिसर्स आते जाते थे, वहाँ पर लॉरेंस गार्डन की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आपने देखा हो तो अब लाहौर के लॉरेंस गार्डन का नाम बाग ए जिन्ना हो गया है। लॉरेंस गार्डन उस वक्त कहा जाता था जो आजकल बाग ए जिन्ना कहा जाता है। तो लॉरेंस गार्डन का नाम अब बाग ए जिन्ना है, जो कि पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उन्हें। लॉरेंस और मोंटगोमरी हॉल के ठीक आगे उन्होंने सड़क पर पड़े एक पैकेट पर पैर रख दिया था। उसमें विस्फोटक था जो फट गया। ये राम पदरथ की बात कर रहा हूँ मैं। लॉरेंस और मोंटगोमरी हॉल के ठीक आगे उन्होंने सड़क पर पड़े एक पैकेट पड़ा था, उस पर पैर रख दिया।
और उसमें विस्फोटक था, एक्सप्लोसिव था, जो एक्सप्लोजन हो गया। विस्फोटक से पदरथ का, जो पदरथ था, राम पदरथ, उसका पैर तुरंत जल गया। 2 लंबी कीलें उसके पेट में घुस गई, लंबी कीलें उसके पेट में घुस गई। इसके अलावा कुछ कांच के टुकड़े भी उसके जिस्म में घुस गए थे। विस्फोटक इतना तेज था कि सड़क पर कोई गड्ढा बन जाए, इतना तेज था, गड्ढा बन जाए इसका तेज था। जांचकर्ताओं को बाद में विस्फोटक वाली जगह से 30 फुट की दूरी पर कीले, कांच और बाकी मलबा मिला, जो जांच करता थे उनको। तो विस्फोटक के कारण पदरथ की सड़क पर ही मृत्यु हो गई दोस्तों, जैसा ही उन्होंने पैर रखा। इस वक्त शहर में बारिश हो रही थी, लाहौर में। घटना स्थल की जांच से पता चला, वारदात पर पता चला कि बम ठीक वैसा ही है जैसा पिछले कई हमलों में इस्तेमाल हुआ है। सबसे अहम ये कि ठीक ऐसे ही विस्फोटक का इस्तेमाल, एक्सप्लोजन बम का इस्तेमाल वायसराय हार्डिंग पर हमले के लिए किया गया था। बारिश ने घटनास्थल के अधिक से ज्यादा सबूत धो दिए थे। अब पुलिस कोई आती है तो जब बॉडी कोई मिलती है, मरी हुई लाश, तो उसका नक्शा बना लेते हैं, वहां पर चूने के आकार बना लेते हैं वो लोग, क्योंकि उसको वाकई में क्या हुआ था उसको उनका हूबहू उनको चाहिए, उनको एविडेंस तो चाहिए ना। उसके लिए बारिश हो गई थी तो सारा का सारा जो घटना कैसे घटी वो सब कुछ धुल गया था बारिश के कारण। वो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन विस्फोट जो हुआ उससे पदरथ के दाहिने पैर पर पिक्रिड एसिड की पीले रंग की छोटी छोटी धारियां पड़ गई थी। पिक्रिक एसिड की धारियां पड़ गई, लिटी कहते हैं ना, वो लाइन पड़ गई थी। लाहौर के सिविल सर्जन को उसके बाएं पैर की चमड़ी पर ऑर्सेनिक नामक पदार्थ भी दिखा। ऑर्सेनिक कंटेंट जो आता है, केमिकल यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, वो आपको मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप गलत जानकारी है दोस्तों। यूट्यूब पर या फेसबुक पर या किसी भी चीज़ पर, ज़्यादातर गूगल पर कभी भी एक्सप्लोसिव या बॉम्ब के बारे में कुछ जानकारी खोजना मत, क्योंकि आपको ट्रैक किया जाता है वहाँ पर गूगल पर कि आप क्या खोज रहे हैं। वो जानकारी तो देते हैं लेकिन ट्रैक भी होते हो आप। तो इस तरह का ऑर्सेनिक कंटेंट मिला उनको, डॉक्टर को। ठीक ऐसे ही सामान का प्रयोग वायसराय पर हमले के लिए किया गया था। तो अब एविडेंस मिलने लगे हैं कि ये किस प्रकार से हुआ, वायसराय पर हमला कैसे हुआ, ये सब कुछ एविडेंस मिल रहे हैं। तो अब पिक्रिक एसिड जो कंटेंट आता है एसिडिक, उसका क्या मामला है वो पूरा समझते हैं। तो लाहौर बम विस्फोट की वजह खोज रहे जांचकर्ता कि इसकी वजह क्या है। लाहौर में जो पदरथ को मारा गया उसकी वजह क्या है। मारा नहीं गया था, वहां पर रखा गया था वो पैकेट, और उसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ था। उसने पैर रखा और फट गया पदरथ ने। तो उसके जांचकर्ता डेविड पैट्री को एहसास हुआ कि असम से पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर लॉरेंस गार्डन उस समय ओपन एयर बार में मौजूद थे। उस समय ये जो वारदात हुई उस वक्त। तो पंजाब पहुंचने से पहले लॉरेंस गार्डन को 27 मार्च को मौलवी बाजार, यानी वो सिलहट कहा जाता है, उसमें उनके आवास पर हमले का निशाना बनाया गया था। उनके आवास पर हमले का निशाना बनाया, लेकिन बम समय से पहले ही फट गया, उनके आने से पहले ही फट गया। टाइमिंग थोड़ा अगल बगल हो गया उनका प्लान। तो पैट्री जो था ये जांच कर रहा था वायसराय पर हमले की। उसके सामने एविडेंस आ रहे थे, जैसे कि ये क्लू मिला उनको पदरथ का, फिर ये दूसरा क्लू मिला जिसमें एक अंग्रेज अफसर
जो बाहर से अपने घर पर जा रहा था और बम पहले से ही फट गया। तो उन्होंने पैट्री ने निष्कर्ष निकाला कि कंक्लूजन निकाला कि पूर्वी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे उत्तर भारत और पंजाब में विभिन्न क्रांतिकारी एक दूसरे के संपर्क में थे। ये क्रांतिकारियों ने ही किया था, वो तो मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं आपको कहना नहीं चाहता कि क्रांतिकारियों ने किया था, क्योंकि अगर मैं पहले से आपको कह लेता हूँ तो फिर आपको स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी भूखे रहो मूर्ख रहो, और यही कोटा मैं वीडियो में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपको पहले भूखे बनाता हूँ, फिर मूर्ख बनाता हूँ, ताकि जो कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ वो आपके दिमाग में घुस जाए। इसलिए तो मैं कोई फुटेज कुछ नहीं इस्तेमाल करता हूँ, ओनली फॉर मी। यहाँ पर मेरे वीडियो में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, मैं और ये दोनों माइक। तो उत्तरी भारत में इस प्रकार के क्रांतिकारियों ने संपर्क में थे, और संभवतः ऐसा हो सकता है एक ही व्यक्ति या समूह विभिन्न हमलों के लिए बमों की सप्लाई कर रहा था। अब सबूत, एविडेंस, उसके आधार पर पुलिस ने कलकत्ता यानी उस वक्त राजधानी थी, उसकी एक इमारत पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वहां से बम बनाने की सामग्री और उपनिवेशवाद विरोधी साहित्य समेत कई सबूत इकट्ठा किए। अब पैट्री को तो पता था कि ये हमला किसने किया है। पैट्री को पता था कि ये हमला किसी क्रांतिकारी ने, जो देश के लिए लड़ रहा है, आजादी के लिए, उसी ने किया है। वो तो सबको पता है, लेकिन किसने किया ये मायने रखता था। तो जो वहां पर कलकत्ता में पुलिस ने छापा मारा, तो वहां से क्या मिला उनको पता है? एक्सप्लोसिव और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को ब्रेन वॉश करने वाले साहित्य, आर्टिकल्स, ये मिला उनको। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लाने के आर्टिकल्स, और सारी की सारी ब्रेन वॉश करना पड़ता है किसी भी हुकूमत को हटाना होता है तो, क्योंकि उस वक्त तो उनके जो नौकर थे अंग्रेजी अफसरों के, वो भी हमारे ही लोग थे, और वो खुद उनके आगे समर्पित थे, अंग्रेजों के आगे, कि हम आपका पिछवाड़ा भी धोएंगे, और अगर बुरी से भी बात बोलूं तो हम आपकी पत्नी के पैर भी धोएंगे, और आपके लिए आपके हम दास हैं। लोग ऐसे थे हमारे, लेकिन क्रांतिकारी इनको ब्रेन वॉश कर रहे थे। अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये गोरा एक भी यहाँ पर नजर ना आता, भाग जाते पूरे। कितने थे? हजारों की संख्या में, जबकि भारत की पब्लिक कितनी थी? करोड़ों की संख्या में। अब सोचो, लेकिन पब्लिक भी उनकी फेवर में थी, इसलिए क्रांतिकारियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो उन्होंने साहित्य सब कुछ आर्टिकल लिखते थे जो ब्रेन वॉश करते थे लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो अहम ये था, खास ये था, यूनिक ये था कि जब्त किए गए साहित्य में वो किताबें भी थी जो हाल ही में लाहौर, दिल्ली और यूपी में बांटी गई थी। उस वक्त ये सारी की सारी किताबें लाहौर, दिल्ली, इसमें दिल्ली कॉमन है क्योंकि दिल्ली में ये वारदात हुई थी, वाइसरॉय चार्ल्स पर हमला हुआ था, इसलिए दिल्ली यहाँ पर कॉमन है, जो वहाँ पर किताबें बांटी गई थी। तो पैट्री ने लोकल अधिकारियों को 16 फरवरी को दिल्ली में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी यानी रेड करने का निर्देश दिया। पैट्री ने चार्ल्स हार्डिंग पर हमला हुआ था, तो जहां छापा मारा गया उसमें अमीरचंद नाम के एक शख्स का घर भी शामिल था, अमीरचंद का घर। अब पुलिस को अमीरचंद के घर से क्रांतिकारी साहित्य का भंडार, कपास में लिपटे बमों के डेटोनेटर और पिक्रिक एसिड ज़रूरी होता है
एक्सप्लोजन करने के लिए, क्योंकि वही रेडिएशन के लिए यूज किया जाता है। और साहबों को मारने की, साहब यानी अंग्रेजों को मारने की योजना का विवरण देने वाला कागजात मिले, दस्तावेज मिले उन्हें वहां से, अंग्रेजों को मारने का, यानी वायसरॉय। अब क्रांतिकारियों को देश को ये संदेश देना था कि दिल्ली में धमाकेदार एंट्री। वायसरॉय चार्ल्स, उनका नाम जो था, उनकी हार्डिंग, जिसमें हार्डिंग को, अगर वो हार्डिंग मर गया होता तो अंग्रेजों के अंदर डर फैल जाता कि अब हम भारत में हुकूमत नहीं कर सकते। तो वहाँ से अहम चीज़ ये मिली कि अंग्रेज़ों को मारने की योजना का विवरण एक दस्तावेज में लिखा हुआ था अमीरचंद के घर में, अमीरचंद नाम के शख्स के घर में सारे के सारे दस्तावेज मिले। लेकिन छापेमारी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी रास बिहारी बोस नाम के एक व्यक्ति की पहचान, जो हाल ही में अमीरचंद के घर पर रह रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि रास बिहारी को खोजना है हमें, अमीरचंद के घर में रह रहा था। तो दस्तावेजों से पता चला कि बोझ क्रांतिकारी, ये जो राम बिहारी था, रास बिहारी बोझ, वो उसकी पहचान करनी थी। और दूसरी चीज ये कि वो दस्तावेजों से पता चला कि रास बिहारी बोझ क्रांतिकारी गतिविधि के दो प्रमुख केंद्र दिल्ली और लाहौर को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ते हैं। अब पुलिस को अवध बिहारी नाम के एक व्यक्ति को संबोधित एक पत्र भी लिखा। पुलिस को अवध बिहारी नाम के व्यक्ति को संबोधित एक पत्र भी मिला। अवध बिहारी नाम का एक व्यक्ति, उसको संबोधित करने वाला एक लेटर भी मिला अमीरचंद के घर से। बाद में अवध बिहारी ने स्वीकार किया कि ये पत्र उन्हें लाहौर के एक छात्र दीनानाथ ने भेजा था। तो इस तरह क्लू मिल रहे थे, यानी एविडेंस मिल रहे थे। तो अवध बिहारी ने स्वीकार किया फिर कि उन्हें लाहौर के एक छात्र है दीनानाथ, उन्होंने भेजा था ये। तो लोकल अधिकारियों ने भी उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उसे भी, दीनानाथ को भी। तो दीनानाथ ने बताया कि रास बिहारी बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे, बंगाली बाबू, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बंगाली बाबू थी दोस्तों। वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर लटक गए। और दोस्तों, मैं तो मानता हूँ गांधी जी की सीखों को मानता हूँ, लेकिन मुझ पर कर्ज है भगत सिंह की चीखों का। ये भी एक मैंने फिलोसॉफी मारी है, लेकिन फिर भी छोड़ो दोस्तों। वो श्रीफल आता है ना, नारियल, वो एक फटके से नहीं टूटता है। जब भगत सिंह को मारा गया ना, और बहुत बुरा बर्ताव किया था उन्होंने, जब उन्होंने फांसी पर लटकाया और उनकी लाश बिखेर दी पूरी की पूरी, तब पूरा देश जाग गया। और भगत सिंह को मरने की खुशी इसलिए थी कि मेरे मरने के कारण मेरे देश के लोग एक होने वाले हैं, इसकी खुशी थी उन्हें। बाकी मरने की किसी को खुशी नहीं होती है, क्योंकि अगर मुझे ये लोग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था दोस्तों, और अंग्रेजों की तो हिलती थी उनकी पूरी की पूरी। इसलिए भगत सिंह वो एक ब्रांड था, ब्रांड बन चुका था क्रांतिकारियों के लिए। और अगर भगत सिंह को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पब्लिकली ऐसा बोला था कि हम इस तारीख को मारेंगे, मुझे 23 मार्च शायद 1931, उस तारीख को उनका तारीख तय की, अगली तारीख तय की गई थी।
लेकिन उन्होंने 1 तारीख पहले भगत सिंह को मार दिया था। लेकिन अगर उसी तारीख को मारते तो पूरा देश वहां पर जाता, क्योंकि इन मासूमों को मारना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और उनके मरने के कारण पूरा देश एक हो गया था। और अंग्रेज कितने बेरहम है, वो भगत सिंह की मृत्यु ने पूरे देश को एहसास करवाया कि ये अंग्रेज कितने बुरे हैं। तो फिर इस तरह के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे रास बिहारी बोस, बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे, दीनानाथ ने बताया था। और बोस ने ही दिल्ली और लाहौर में बमों की सप्लाई की थी, रास बिहारी बोस ने। यह भी साफ हो गया कि अवध बिहारी के साथ रहा वसंत कुमार विश्वास नाम का एक बंगाली युवक लाहौर धमाके के लिए जिम्मेवार था। और बोस ने ही, रास बिहारी बोस ने ही उसे अपने साथ शामिल किया था। जनवरी के अंत में वायसराय हार्डिंग स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून चले गए, मेडिकल हेल्प के लिए। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, माय इंडियन ईयर्स, उसमें लिखा है किताब में, कि वहाँ वे एक घर के पास से गुजरे। मैंने यहाँ पर उनकी जो माय इंडियन ईयर्स किताब है वो, और दूसरी मैंने एक किताब लिखी है क्रांतिकारियों पर, वो भी रखी। इस सारे के सारे जोड़कर सब कुछ कहानी बनाई मैंने कि इस तरह से था सब कुछ। इसमें मैंने किताबों से एविडेंस लिए हैं, ऐसे ही नहीं न्यूज़ से और पब्लिकली, वो सब कुछ झूठ होता है, किताबों में सब कुछ सच लिखा हुआ होता है। तो इस तरह वो पास से गुजरे। उन्होंने अपने संस्मरण माय इंडियन ईयर्स में लिखा है। चार्ल्स डेविड, जो कुछ भी नाम है, हार्डिंग ने, मैं अंग्रेजों के नाम भूल जाता हूँ दोस्तों, ही मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। तो वहाँ के एक घर के पास से गुजरते, जहाँ गेट के बाहर कई भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वायसरॉय हार्डिंग को उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा, ये लोग कौन हैं? उन्हें बताया गया कि उनका स्वागत करने वाले में एक बंगाली व्यक्ति था, जिसने 2 दिन पहले ही वायसराय की हत्या की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। बाद में पता चला कि वह बंगाली कोई और नहीं बल्कि रास बिहारी बोस था, बंगाली बाबू था। अब बसंत कुमार विश्वास को 26 फरवरी 1914 को बंगाल के नादिया के पुरागाचा जगह है, उसमें कुछ समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गए थे। ये देखो दोस्तों किस तरह लड़ रहे थे, किस तरह का संघर्ष था ये आज़ादी का। उन पर लाहौर के लॉरेंस गार्डन में बम फेंकने का भी आरोप था। ये जो अपने पिता के अंतिम संस्कार कर रहे थे बसंत कुमार विश्वास। तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 23 मार्च 1914 को दिल्ली में शुरू हुआ। मुकदमे अमीरचंद, अवध बिहारी और भाई बाल मुकुंद को मौत की सजा सुनाई गई। बसंत कुमार विश्वास को शुरू में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अपील के बाद उन्हें भी मौत की सजा दी गई, क्योंकि अंग्रेज बेरहम थे। अब चरणदास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चरणदास को क्रांतिकारियों को पनाह देने और उनके लिए पैसे इकट्ठा करने का दोषी पाया गया था। ये सारे की सारी टीम को उन्होंने मारने का फैसला किया और मार दिया। ये क्रांतिकारियों की टीम थी जिसमें ये चरणदास था। वो क्रांतिकारियों को पनाह देता था, रहने का ठिकाना देता था और पैसे इकट्ठा करता था, फंड। अब पहले विश्व युद्ध के बाद उनकी आजीवन कारावास की सजा को 5 साल में बदल दिया गया। अब लाल हनुमंत सहाय को अंडमान द्वीप समूह में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जहां पर सिर्फ पक्षियों की आवाज आती है। अंडमान निकोबार, वहां पर जेल है दोस्तों। बड़े बड़े गुंडों को वहां पर रखा जाता है। अब
और लेकिन बोस बच निकले। जो रास बिहारी बोस थे वो बच निकले और वह भारत में मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गए। अलीपुर बम केस नामक किताब में नूरुल हुड्डा लिखते हैं, नूरुल हुड्डा, कि रास बिहारी बोस लगभग 3 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचते रहे। रास बिहारी बोस और फिर 1915 में जापान चले गए थे रास बिहारी बोस। अपने साथियों की फांसी के बाद रास बिहारी बोस भूमिगत हो गए थे और बनारस के पास रहने लगे थे। इस दौरान उन्होंने अपने साथी सचिंद्रनाथ सान्याल की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ देशव्यापी सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व जारी रखा। दोस्तों, नामी अनामी कई मर गए दोस्तों। उन फिदाहीन शहीदों को शत नमन दोस्तों, जिनके नाम भी पता नहीं है हमें। और छोटे छोटे व्यक्ति थे, कोई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां नहीं थी दोस्तों। इसलिए देश के नाम पर मर मिटने वाले लोगों के नाम भी शायद मैं नाम ले रहा हूँ। ये सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस, ये सारे नाम तो आपको पता भी नहीं होगा। आपको नाम हो गए आज़ाद, भगत सिंह, गांधी, पटेल, इन्होंने नहीं दोस्तों, कई मर मिटे थे दोस्तों इस देश के लिए। तो बनारस में वीके पिंगले की गिरफ्तारी, अब देखो वीके पिंगले भी, और ब्रिटिश कार्यवाही के बाद रास बिहारी बोस जापान चले गए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान ग्रेट ब्रिटेन का सहयोगी था। जापान बोस को वापस ब्रिटिश इंडिया में भेजने के लिए तैयार था। हालांकि जापानी समाज के कुछ वर्ग उनके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखते थे। अब प्रत्यर्पण के डर से रास बिहारी बोस ने 3 वर्षों की अवधि में कई बार अपनी पहचान और रहने की जगह बदली, क्योंकि ये अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे और भारतीयों के लिए आज़ादी के लड़वैये थे। वहाँ उन्होंने शादी की और उन्होंने 2 बच्चे हुए। 1923 में वे जापानी सिटीजन बन गए, नागरिक बन गए। दिल्ली के इतिहास पर कई आर्टिकल लिखने वाले पत्रकार और लेखक आरवी स्मिथ के अनुसार लाला हनुमंत सहाय को काला पानी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। काला पानी यानी वहाँ पर आइलैंड है हमारे, वहाँ पर अंडमान निकोबार, वहाँ पर। लेकिन लाहौर में कड़ी जेल की सजा काटने के बाद अपील पर उन्हें माफ कर दिया गया। अब रिवॉल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरीज ऑफ चांदनी चौक शीर्षक वाले आर्टिकल में आरवी स्मिथ लिखते हैं कि लाला हनुमंत सहाय ने उनकी आखिरी मुलाकात 1965 में हुई थी। सर्दी का मौसम था और वे कंबल लपेटकर गाजर का हलवा खा रहे थे, गाजर का, लेकिन बहुत कमजोर लग रहे थे। वो शब्द चित्र उन्होंने विस्तृत से वहाँ पर प्रस्तुत किया है उस आर्टिकल में, रिवॉल्यूशनरीज ऑफ चांदनी चौक में। चांदनी चौक के जिस कमरे में उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया वो उन क्रांतिकारियों का ठिकाना था जिन्होंने वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की कसम खाई थी। उन्होंने तो कसम खाई थी कि कसम है हम इसको मार कर रहेंगे, लॉर्ड हार्डिंग को। तो लाला जी ने अपने कमरे के पास की बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी माँ और चाची सहित उनके परिवार की महिलाएं वहां खड़ी होकर वायसराय का जुलूस देख रही थी। लाला जी ने कहा, जब बम फटा तो सभी लोग अंदर की ओर भागे। उन्होंने बताया कि पुलिस छापे के दौरान वे एक खाट के नीचे बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। खिचड़ी खाते हुए उन्होंने पहचान छिपाने के लिए अपनी माँ की साड़ी सिर पर लपेट ली थी। अब बाकी साजिशकर्ता पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में छिप गए।
जो क्रिमिनल्स थे, आज़ादी के लड़वैये थे, वो पीएनबी की यानी पंजाब नेशनल बैंक की इमारत में छिप गए। अब जोसेफ मैक्विड अपनी किताब फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर में लिखते हैं कि बम किसने फेंका इसके बारे में विरोधाभासी विवरण है। कोई सटीक उदाहरण मतलब कोई सटीक एविडेंस नहीं है। रिकॉर्ड में रास बिहारी बोस और विश्वास दोनों के नाम है रिकॉर्ड में। आमतौर पर यह माना जाता है कि बोस ने, रास बिहारी बोस ने ही हार्डिंग पर बम फेंका था। रास बिहारी बोस ने ही हार्डिंग पर बम फेंका था। लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि विश्वास ने एक महिला का वेश बनाकर बम फेंका था। क्या क्या कर रहे थे, जान हथेली पर लाए शहीद। महिला के वेश में उन्होंने महिला का वेश धारण किया और फिर बम फेंका था। लेकिन स्मिथ लिखता है, आर्टिकल लिखने वाला, कि लाला हनुमंत सहाय ने अपनी मृत्यु तक उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया। लाला हनुमंत राय सहाय ने वो अपनी मृत्यु तक उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने वास्तव में बम फेंका था। उन्होंने घोषणा की कि ये रहस्य मेरे साथ कब्र तक जाएगा। किसने बम फेंका ये सीक्रेट है और ये सीक्रेट मेरे साथ ही खत्म होगा, मेरी कब्र में दफन हो जाएगा, फिर किसी को नहीं। और वो अपनी बात पर ताउम्र कायम रहे। लाला हनुमंत सहाय। दोस्तों इसमें मैंने नाम लिए, शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। अटपटे नाम हमारे देश के नाम है, लेकिन अटपटे नाम लगते होंगे आपको। तो ये थे दोस्तों क्रांतिकारी हमारे, जिन्होंने जब राजधानी शिफ्ट करनी थी कलकत्ता से दिल्ली, और उस प्रसंग पर वायसरॉय की भव्य वहां पर एंट्री होने वाली थी। उस एंट्री को बदसूरत बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने साजिश रची थी और एंट्री को धमाकेदार, यानी धमाकेदार ही बनाई थी ना, बम फोड़ा था इसलिए धमाकेदार बनाने के लिए कि तुम दिल्ली जाओ या कलकत्ता जाओ, तुम्हें अब इंग्लैंड ही जाना है, वापस जाओ यहाँ से। क्रांतिकारियों के दिमाग में यही था। साले तुम राजधानियां बदलते हो और अपने पिछवाड़े धुलवाते हो हमारे पागलों से। तो ये था दोस्तों वाइसरॉय चार्ल्स हार्डिंग्स को मारने की साजिश और शहादत क्रांतिकारियों की, जिसमें कई क्रांतिकारियों को मौत की सजा तक सुनाई गई थी।